हेलो, तो आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। यह क्या है, कैसे काम करता है, इसकी खोज किसने की थी? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें न्यूक्लियर यानी कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। हमारी दुनिया आज जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से आने वाले कुछ सालों में हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसमें हमारी मदद ऊर्जा के स्रोत जैसे हाइड्रो एनर्जी, कोल एनर्जी, विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, इन सभी एनर्जी सोर्सेस में से सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट ही एक ऐसा एनर्जी सोर्स जो फ्यूचर की एनर्जी डिमांड को पूरा करने की काबिलियत रखता है। इसमें बहुत कम फ्यूल का यूज होता है और इसमें से निकलने वाले वेस्ट का मैनेजमेंट भी अच्छे से किया जाता है। बाकी के एनर्जी सोर्सेज से एनर्जी भी ज्यादा नहीं मिलती और उनसे पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट की बहुत जरूरत है। यह बहुत ज्यादा कारगर है। इसमें यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का यूज फ्यूल के तौर पर किया जाता है। इस फ्यूल को न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की प्रक्रिया से एनर्जी में बदला जाता है। तो आइए अब जानते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन का इतिहास। एटम की खोज 1800 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने की थी। उसके बाद तो एक्सपेरिमेंट्स की तो कोई हद ही नहीं थी। इन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट 1934 ईस्वी में फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने रोम में कंडक्ट किया था, जिसमें वो दिखाना चाहते थे कि न्यूट्रॉन्स स्प्लिट होकर कई एटम्स में बदल सकते हैं। पर एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ने सबको चौंका दिया, यहाँ तक कि खुद एनरिको फर्मी भी चौंक गए, क्योंकि जब उन्होंने न्यूट्रॉन की बारिश यूरेनियम पर की तो उन्हें वो कोई एलिमेंट नहीं मिला जिसे वो चाहते थे, बल्कि जो उन्हें मिला था वो तो यूरेनियम से भी लाइट यानी कि हल्का था। फिर साल 1938 जर्मन साइंटिस्ट्स ऑटो हान और फ्रीज स्ट्रासमैन ने यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन्स की बारिश कर दी। उन्होंने सोचा कि उन्हें रेडियम मिल जाएगा, लेकिन उन्हें उससे भी हल्के एलिमेंट जैसे बेरियम मिला। यह देख वो भी चौंक गए कि यूरेनियम के टूटने के बाद जो एलिमेंट मिले वो उनका मास यूरेनियम से आधा था। तो इसी बात का पता लगाने के लिए हान और स्ट्रासमैन ने लिसे मीटन को संपर्क किया। लिसे मीटन पहले नील बोहर के साथ काम कर चुकी थी। उन्होंने बताया कि जब यूरेनियम का फिशन होया तो यूरेनियम एटम पर टेंशन बढ़ गई, जिससे वो दो भागों में बंट गया और उसके बंटते ही गायब होया मास एनर्जी में बदल गया, जिससे आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी साबित हो गई। इसके बाद साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन यूरेनियम अगर एक बार स्प्लिट हो जाए तो वो एक चैन रिएक्शन शुरू कर देता है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी हीट के रूप में रिलीज होती है और यह चैन रिएक्शंस अनकंट्रोल्ड होता है, जिससे बड़ा धमाका हो सकता है। इसलिए इसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो इसका यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पाएंगे। 1942 तक वह उस पर निर्माण शुरू करने के लिए तैयार थे। दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर जो बन गया शिकागो पाइल 1 के नाम से जाना जाता है, ढेर खड़ा कर दिया गया। उसके नीचे एक स्क्वैश कोर्ट के फर्श पर शिकागो विश्वविद्यालय के एथलेटिक स्टेडियम में यूरेनियम और ग्रेफाइट के अलावा इसमें निहित है कैडमियम से बनी नियंत्रण छड़ें। कैडमियम एक है धात्विक तत्व जो न्यूट्रॉन को सोख लेता है और रेडियोएक्टिव नहीं होता। जब छड़ें ढेर में थी तब न्यूट्रॉन की संख्या कम थी। यूरेनियम परमाणुओं के विखंडन के समय यह श्रृंखला प्रतिक्रिया को धीमा कर रही थी। जब छड़ें बाहर निकाल दी गई तो अधिक न्यूट्रॉन उपलब्ध थे।
चेन रिएक्शन तेज हो गया। 2 दिसंबर 1942 की सुबह वैज्ञानिक एक प्रदर्शन शुरू करने के लिए तैयार थे। शिकागो पाइल 1 फर्मी ने नियंत्रण का आदेश दिया, एक बार में कुछ इंच की छड़ें हटाई जानी चाहिए। अगले कई घंटों के दौरान अंत में 3:25 पर शिकागो पाइल 1 परमाणु प्रतिक्रिया के लिए आत्मनिर्भर बन गया। फर्मी और उसका समूह ने वैज्ञानिक सिद्धांत को सफलतापूर्वक बदल दिया। इसका पता जब आइंस्टाइन को लगा तो उन्होंने उस समय के प्रेसिडेंट को लेटर लिखा और अमेरिका में एटम बम बनाने के लिए कहा। उस समय के प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट तभी एटम बम बनाने का आदेश दिया। 16 जुलाई 1945 में इसका टेस्ट मैक्सिको में किया गया और यह वर्ल्ड वार 2 का समय था और जापान ने अमेरिकन एयर बेस पर हमला कर दिया, जिससे अमेरिका को बहुत नुकसान झेलना पड़ा और अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए, जिसमें बहुत जान माल का नुकसान हुआ और वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गई। जापान ने यह पहला न्यूक्लियर धमाका था जिसमें लोगों की जान गई थी। तो चलिए अब न्यूक्लियर पावर प्लांट के काम करने का तरीका देखते हैं। तो जैसा कि आप जान ही चुके होंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसके मुख्य हिस्सों को सबसे पहले रिएक्टर यह वह जगह है जहां परमाणु विखंडन प्रतिक्रियाएं होती है। इसमें ईंधन की छड़ें होती है जिनमें आमतौर पर यूरेनियम या होता है प्लूटोनियम नंबर 2। नियंत्रण छड़ें, ये छड़ें ऐसी सामग्रियों से बनी होती है जो न्यूट्रॉन को अपने अंदर सोख लेते हैं और इनका उपयोग फ्यूजन प्रतिक्रियाओं की दर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है ताकि वे न्यूक्लियर रिएक्टर को ज्यादा गर्म होने से बचाते हैं। नंबर 3, कूलेंट एक तरल होता है जैसे पानी या तरल सोडियम रिएक्टर के माध्यम से परिचालित होता है ताकि फ्यूजन के दौरान उत्पन्न गर्मी को कम किया जा सके और इसे रिएक्टर को ठंडा करने के ले जाया जा सके। नंबर 4, हीट एक्सचेंजर, कूलेंट से गर्मी को एक बड़ी सी लूप में स्थानांतरित किया जाता है जो टरबाइन को चलाने के लिए भाप उत्पन्न करता है। नंबर 6, जनरेटर, घूमता हुआ टरबाइन शाफ्ट एक जनरेटर से जुड़ा होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करता है। आइए देखते हैं इसके कुछ लाभ। नंबर 1, उच्च ऊर्जा घनत्व, परमाणु ईंधन दूसरे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में उच्च ऊर्जा उत्पादन प्रदान करता है जिसके परिणाम स्वरूप अधिक कुशल बिजली उत्पादन प्रक्रिया होती है। नंबर 2, कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का लगभग कोई उत्पादन नहीं होता है। नंबर 3, बेस लोड पावर, परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक स्थिर और निरंतर आपूर्ति प्रदान कर सकते हैं। बिजली का एक क्षेत्र की ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए एक विश्वसनीय आधार भार शक्ति स्रोत के रूप में सेवा करना। नंबर 4, ईंधन की उपलब्धता, यूरेनियम और प्लूटोनियम परमाणु ऊर्जा के लिए प्राथमिक ईंधन स्रोत है और यह काफी मात्रा में उपलब्ध है दुनिया के विभिन्न हिस्सों में। नंबर 5, लंबा परिचालन जीवन काल, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का परिचालन जीवन काल लंबा होता है जो आमतौर पर कई दशकों तक चलता है, जो उनकी आर्थिक व्यवहार्यता में योगदान देता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुछ चुनौतियां भी पेश करते हैं, जैसे कि उचित अपशिष्ट प्रबंधन, संभावित सुरक्षा जोखिम और दुर्घटनाओं और रेडियोधर्मी कचरे के बारे में सार्वजनिक चिंताएं। इन सुविधाओं के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने और किसी भी संबद्ध जोखिम को कम करने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय और नियम आवश्यक है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय। You are watching Information Technology